की स्टार्टिंग में हम शाओ को देखते हैं जो बहुत लग्जरियस कार्स में से बाहर निकल रही होती है और यहाँ पर सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। दूसरी ओर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर मीन इलेक्टेड होती है, जहाँ पर सभी को मीन के लिए वोट करना था। तो बहुत सारे लोग अपना हाथ उठा देते हैं। तो मीन बोलने लगती है कि अब सबने अपना हाथ उठा दिया है तो मैं सीईओ बनने का इनिशिएटिव ले लेती हूँ। इतनी में ही वहाँ पर शाह आ जाती है और बोलने लगती है कि सबने देखना तो बंद कर दो, सीईओ और तुम तो कभी भी नहीं बन पाओगी। यहाँ पर फिर बाद में शाह सभी लोगों को समझाने लगती है कि मिन के अंदर जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो फिर हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉस सहा है और अगर हम उसे सीईओ बना देंगे तो कंपनी पूरी डूब भी जाएगी। और मैं जब कंपनी के अंडर थी तो फिर मैंने उन्हें 100% प्रॉफिट कमाया था। तो अगर मेरे लिए कोई भी खड़ा हो तो फिर वो अपना हाथ ऊपर करो। और यहाँ पर एकदम हेड ऑफ द चेयर में बैठा हुआ एक आदमी बुढ़ा इंसान अपना हाथ उठाता है और उसे देखकर सभी लोग अपना हाथ भी उठाने लगते हैं। और यहाँ पर घर आते ही उसका डैड उससे थप्पड़ मारने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मैं तो सही काम करने जा रही थी और कंपनी को बचा रही थी। फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर मीन बोलने लगती है कि हर बार ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा बैठे हुए थे तो फिर वो बोलने लगते हैं कि अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। यहाँ पर उसका डैड उसे बोलने लगता है कि मैंने तो तुम्हारी डेट फिक्स की थी तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई थी, तुम्हें तो डेट पर जाना चाहिए था। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि हाँ, उस नशेड़ी के साथ मैं डेट पर जाती, आप मुझे किसी के भी साथ सेटअप करवा रहे हो। इसके बाद में उसके ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मैं अपनी कंपनी का हायर उसे ही बनाऊंगा जिसके बच्चे होंगे। यहाँ पर फिर मिन बोलने लगती है कि आपको नहीं लगता ग्रैंडपा कि आप शाह के लिए काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ लेकिन शाह तो अभी भी कुंवारी है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा उसके शाह से पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो शाह बोलने लगती है कि मैं आज की आधी शादी करके रहूँगी। फिर वो अपने असिस्टेंट को जाते हुए कॉल लगाती है और उसे अपनी शादी फिक्स करने के लिए बोलती है। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट बोलने लगती है कि अभी तो आपके बिजनेस करने की उम्र है और आप शादी करना चाहती हो। यहाँ पर शाह को फिर उस रात के बारे में याद आने लगती है जहाँ पर वो ली के साथ थी, लेकिन उसे ली की शक्ल याद ही नहीं आ रही थी। फिर डायरेक्टली हम एक हॉस्पिटल वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर शाह रोए जा रही थी और उसका डैड उस पर चिल्ला रहा था। और यहाँ पर मीन उसे ये कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा तो पेट में ही मर गया और किसी को भी नहीं पता कि उसका हस्बैंड कौन है। यहाँ पर शाह रोती ही जा रही थी और मीन उसे ताने मार रही थी। फिर वापस से हम प्रेजेंट वाले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर शाह अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, वो लड़का गरीब होना चाहिए, साथ ही साथ उसे घर के काम भी आने चाहिए। पैसे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास इनफ पैसे हैं। यहाँ पर फिर शाह चली जाती है ब्लाइंड डेट्स पे। तो पहले लड़के से वो मिलती है तो वो हाइट में छोटा होता है, कुछ ज़्यादा ही छोटा। इसके बाद में वो दूसरे लड़के से मिलती है जो पूरा कुंडा जैसा दिख रहा था। ऐसे करते करते वो एक बुढ़े आदमी से मिलती है। यहाँ पर वो तंगी आ जाती है कि उसकी एजेंट न जाने किस किस तरीकों के लड़के ला रही है। और यहाँ पर शाह पूरी परेशान हो जाती है और बोलने लगती है कि ब्लाइंड डेट्स पर जाना कोई आसान काम नहीं है, न जाने मैं लड़का कब चूज़ करूँगी और कब शादी करूँगी। यहाँ पर फिर हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो लग्जरियस कार से बाहर निकलता है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को पूछने लगता है कि ए बी कहाँ पर है। तो वो बोलने लगता है कि वो आसपास ही घूम रहा है। यहाँ पर लीन उसे बताने लगता है कि मैं ब्लाइंड डेट पर तो गया लेकिन मैं किसी को चूज़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर जो कोई भी था वो बस मेरे पैसों के लिए मेरे साथ रहना चाहता था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है ज़रा राइट साइड में मुड़कर तो देखो, जो लड़की पीछे बैठी है वो 3 घंटे से अलग अलग लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर आई है, लेकिन अभी तक उसने किसी को भी चूज़ नहीं किया और वो चाहती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पुअर हो। यहाँ पर लीन बोलने लगता है अगर मैं पुअर होता तो मैं कब का इस डेट पर चला गया होता। फिर इसके बाद में हम एक बच्चे को देखते हैं जो शाह के साथ बात करता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और इस बच्चे का नाम ए बी होता है। यहाँ पर ए बी उसे बोलता है कि अगर आप किसी लड़के को शादी करने के लिए ढूंढ रही हो तो आप थोड़े टाइम के लिए वेट करो, मैं इतने दिनों में बड़ा हो जाऊंगा, फिर हम लोग शादी कर सकते हैं। और इतने में वहाँ पर उसकी सिस्टर एमी आ जाती है जो उसे बोलने लगती है कि डैडी ने मना किया है ना कि किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट मत करो वरना तुम्हें थप्पड़ मिलेगा।
यहाँ पर फिर शाव हंसने लगती है। दूसरी ओर से आ जाता है लीन, जो अपने बच्चों को समझाने लगता है। यहाँ पर फिर उसका बेटा बोलने लगता है, अगर आप उससे शादी नहीं करोगे तो मैं कर लूँगा, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर फिर वो बाद में उधर चला जाता है। यहाँ पर लीन अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। तो फिर शाव बोलने लगती है कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि वो गरीब होना चाहिए। यहाँ पर ए भी उसके कान में बोलता है कि एक काम करना, अपने सारे पैसे मुझे दे देना, फिर तो आप गरीब हो जाओगे ना। इसके बाद में वो हंसने लगता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर फिर लीन पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा लड़का क्यों चाहिए जो गरीब हो। फिर यहाँ पर शाव मन बनाई कहानी बताने लगती है कि एक बार रिच इंसान ने मुझे धोखा दिया था, उस समय से मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। यहाँ पर फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुम क्या काम करते हो। तो फिर लीन बोलने लगता है कि मैं तो मामूली नौकर हूँ। यहाँ पर शाह बोलती है, अच्छा तो इतनी बड़ी रोल्स रॉयस में तुम कैसे आ सकते हो। तो वो बोलने लगता है कि वो तो मेरे बॉस का है, मैं तो बस उसे साफ करता हूँ। फिर यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गरीब है। तो फिर वो उसे अपनी भी कार वॉश करने के लिए बोल देती है। और यहाँ पर लीन की ईगो को हर्ट हो जाता है, तो वो अपने बच्चों को कूटने लगता है। यहाँ पर उसके दोनों बच्चे उसे प्लीज करने लगते हैं कि उनकी बात मान जाओ। और फिर यहाँ पर लीन उसकी कार को क्लीन करने लगता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट तो बहुत खुश था, क्योंकि वो अपने बॉस को काम करते हुए देख रहा था। दूसरी ओर शाओ लीन को देख ही जा रही थी, क्योंकि लीन कार क्लीन करते समय बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। फिर यहाँ पर वो उससे आके शादी के लिए हाँ बोल देती है, और वो दोनों डायरेक्ट जाके शादी कर लेते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेकर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर शाओ की बहन आ जाती है, और उसकी बहन मीन कुछ पहले बोले इसके पहले शाओ उस कार के अंदर चली जाती है और उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। यहाँ पर वो बाहर आके बोलती है कि शाओ मेरी असिस्टेंट है। इसके बाद में दोनों बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, और लीन गाड़ी चलाने वाला था और शाह उसके बाजू में बैठी थी। यहाँ पर सभी लोग अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लेते हैं, और लीन इतना गंदा ब्रेक मारता है कि मीन का सर टकरा जाता है और उसके नाक पर चोट लग जाती है। उसके नाक में से तो खून भी आने लगता है, और यहाँ पर दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। यहाँ पर मीन कुछ बोलने वाली थी, लेकिन शाह उसे बोल देती है, अगर मुंह खोला तो तुम्हारा प्राइवेट वीडियो मैं डिलीट नहीं करूँगी कभी भी। और यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं लीन की कंपनी में। यहाँ पर लीन सभी स्टाफ को इशारे करता है कि वो लोग उसे ग्रीट ना करे, और यहाँ पर मीन को लग रहा होता है कि सभी लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो शाह को बोलने लगती है कि देखा मेरी पावर कितनी ज़्यादा है, सभी लोग मुझे ग्रीट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मीन उन्हें बोलती है अपने प्रेसिडेंट को लाने के लिए, और यहाँ पर लीन उसे इशारा करता है कि इन सबको अंदर लेकर जाओ। फिर बाद में वो अंदर बैठी रहती है। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, ज़रा का मेरे पैर तो दबा देना। यहाँ पर लीन उससे बोलता है कि शाओ तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन शाओ बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ पर लीन वहाँ पर ब्रेक के लिए चला जाता है। दूसरी ओर शाओ मीन का मुँह पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग नहीं कर रही हो, इतनी भी एक्टिंग मत करो कि सभी को शक होने लगे। यहाँ पर मीनू से बोलने लगती है कि एक तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम्हें उसके लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शाह बोलती है कि ये प्रोजेक्ट मेरा था, बट तुम्हें दे दिया गया क्योंकि मेरा और मेरे डैड का अच्छे से नहीं बनता है। यहाँ पर मीन बोलने लगती है कि एक बार ये प्रोजेक्ट्स के सारे काम हो जाए तो सारी चीज़ें मेरी मुट्ठी में आ जाएंगी। दूसरी ओर लीन अपने असिस्टेंट को अच्छी तरीके से एक्टिंग करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर वो दोनों उधर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि मिसेस मीन मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपके प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं जा सकते क्योंकि आपका प्रोजेक्ट हमें बहुत ज़्यादा लॉस देगा और आप वर्क करने में बहुत अनप्रोफेशनल हो। यहाँ पर मीन के ईगो को हर्ट होता है और उसे गुस्सा आ जाता है और बोलने लगती है कि ज़रा अपने बॉस को तो बुलाना, पर न जाने पीठ पीछे कितना कुछ बोल रहा है, सामने से बोल पाएगा या फिर या नहीं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि आपको अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगा। यहाँ पर मीन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शाओ दूसरी ओर से सोचने लगती है कि अगर शाओ ने कुछ नहीं किया तो फिर ये मीन ये प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देगी और शाओ की भी मेहनत बेकार जाएगी। तो फिर शाओ मीन को काम डाउन करती है और उसे बैठने के लिए बोलती है। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे कुछ पीने के लिए देती है, जिस वजह से मीन को छींक आने लगती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मीन उससे बोलती है कि शाओ तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। शाओ बोलने लगती है कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल बनूं, ये प्रोजेक्ट मेरा था।
लेकिन तुम्हारा हो गया है क्योंकि डैड चाहता है कि तुम्हें इसे परस्यू करो, तो फिर इस पे मेरी कौन सी गलती है। लेकिन यहाँ पर वो उसे बोलती है, एक शर्त मैं ये प्रोजेक्ट को वापस ला सकती हूँ अगर तुम ये प्रोजेक्ट मेरे नाम पर कर दो तो। लेकिन यहाँ पर मीन मान नहीं रही होती तो शाओ जाने लगती है, लेकिन ना चाहते हुए भी मीन को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर शाओ वापस आ जाती है और वो उसके असिस्टेंट को बोलने लगती है कि अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट खड़ा करूँगी। एक्चुअली मीन इतने प्रोजेक्ट्स पर्सनली हैंडल नहीं करती, वो साइड पर रहती है, तो फिर उसे बात करने का ढंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर नोक-झोंक होने लगी। वरना एक बार आप ये प्रोजेक्ट मेरे साथ कर देखिए और आपको इस प्रोजेक्ट में अपना आप इंटरेस्ट आने लगेगा। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है, चलो हम कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर इसे डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी शाओ बहुत अच्छी तरीके से उन्हें कॉन्सेप्ट समझा रही होती है और लीन भी उसे बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट निकली। इतने में ही वहाँ पर शाओ की असिस्टेंट आ जाती है जो उसे मैडम बोलने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो उसके शोल्डर पर जोर से प्रेस करती है और उसे आग दिखाती है। फिर यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो फिर शाओ बोलने लगती है कि ये जनरल मैनेजर की पोस्ट पर है और मैं इसके नीचे वाली पोस्ट पर, लेकिन क्या है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर यहाँ पर शाओ और उसकी असिस्टेंट बात करने लगती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट पूछने लगती है कि फिर आप इतना नाटक क्यों कर रही हो। तो शाओ बोलने लगती है, जो आदमी ब्राउन ब्लेजर में खड़ा था वो मेरा हस्बैंड है और उसे पता नहीं है कि मैं रिच हूँ, तो फिर मुझे ये सारा नाटक करना पड़ रहा है। इतने में ही वहाँ पर लीन आ जाता है, तो फिर लीन बोलने लगता है कि अब तो हमारी शादी हो गई है तो हमें सेम घर पे रहना होगा। यहाँ पर लीन सोच में पड़ जाता है कि अगर इसने कहा कि वो मेरे घर पर रहेंगे तो मैं तो फंस गया क्योंकि मेरा घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि तुम्हारे पास घर भी नहीं है। यहाँ पर लीन बोलता है कि घर मैंने रेंट पर लिया तो था लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। फिर इसके बाद में वो लोग घर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें जैंग मिल जाता है और जैंग शाओ को देखकर बोलने लगता है कि तुमने मेरे बदले इस स्टिंकी कार वाले गाय को चूज किया। यहाँ पर शाओ हंसकर बोलती है कि ज़रा अपनी शक्ल आईने में देखकर आना, तुम्हें इतना क्या जेलस फील हो रहा है। माना कि मेरा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा हैंडसम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को बदसूरत बुलाओगे। यहाँ पर वो उसे गुस्से में बात करने लगता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा। यहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि क्या पता तुम इसके साथ शादी इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे चिढ़ा सको और मुझे जेलस फील करा सको। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि तुम एग्जिस्ट करो या ना करो, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अब हमें रास्ता दो। यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में ही ये चीज़ें लीन देख नहीं पाता और वो आकर सीधा उसे पंच मार देता है। साथ ही साथ वो उसे उठा के भी पटक देता है और उसके दोनों बच्चे उसे चीयर अप करने लगते हैं और यहाँ पर शाह हंसने लगती है। यहाँ पर वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और उनके बच्चे उन्हें बोलने लगते हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम घर पर आए हो तो हमें एक बहुत प्यारी सी पिक लेनी चाहिए। और यहाँ पर वो लोग अलग अलग टाइप के हार्ट शेप बनाने लगते हैं और अपनी एक बहुत अच्छी सी पिक खींचते हैं और उसे वॉल पर चिपका देते हैं। फिर यहाँ पर रात का टाइम आ जाता है, जहाँ पर हमारा हॉट एंड सेक्सी लीन शार ले रहा होता है। इतने में वहाँ पर शाह आ जाती है और लीन घबरा जाता है और शाह उसे देखकर चिल्लाते हुए बाहर की ओर भाग जाती है। फिर इसके बाद में शाह सोफा पर बैठकर अपने आप को होश में लाने की कोशिश करती है और खुद को समझाने लगती है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम इतना जल्दी नहीं पिघल सकती। और इसके कुछ सेकंड्स बाद ही वो फ़ोन पे गूगल करने लगती है कि हम कैसे एक मैन को सेड्यूस कर सकते हैं। तो फिर वो अपने बेड पर अपना शोल्डर थोड़ा सा नीचे कर बैठ जाती है ताकि वो उससे सेड्यूस हो जाए। फिर यहाँ पर लीन आ जाता है जो उसके बहुत क्लोज होता है और यहाँ पर तो वो दोनों किस करने वाले थे, लेकिन वो किस नहीं, असल में उसे बस सॉन्ग बंद करना था। फिर यहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि क्यों ना हम एक और बच्चा करें। तो लीन उसे बोलने लगता है कि नहीं नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 2 है, 3 हो जाएंगे तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। शाह बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी। यहाँ पर वो उठ के जा रहा होता है तो वो फिसल के उसके ऊपर गिर जाता है और यहाँ पर उन दोनों में किस होने लगता है।
इतने में ही शाह नोटिस करती है कि लीन के गले में ठीक वही नेकलेस है जो बहुत साल पहले उस बंदे के गले में था। और यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं वो यही लड़का तो नहीं और ये दोनों अगर मेरे बच्चे हुए तो। लेकिन यहाँ पर लीन सोच रहा था कि अगर इस नेकलेस को उसने देखा तो उसे पता चल जाएगा कि ये कितना महंगा नेकलेस है, तो इसके पहले वो मुझे कुछ भी पूछे मैं उसे सामने सामने से बता देता हूँ। तो यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि ये नेकलेस मैंने 2 दिन एक स्टॉल में से खरीदा था, बहुत कम रेट में मिल रहा था, तो फिर मैंने ले लिया। यहाँ पर से फिर वो जाने लगता है और शाह सोचने लगती है कि मुझे तो लगा कि उसने पास ये नेकलेस बहुत पहले से है, लेकिन इसने तो ये 2 दिन पहले ही खरीदा है। न जाने मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में लीन अपने असिस्टेंट को बता देता है कि उसने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और ये बात तो उसके असिस्टेंट से डाइजेस्ट ही नहीं होती। और यहाँ पर हमारी शाह दोनों बच्चों को लेकर आर्केड गेम पहुँच जाती है और उन्हें बोलने लगती है कि आज हम बस शॉपिंग और गेम्स खेलने वाले हैं, वो भी जेब भर के। और यहाँ पर उन दोनों के बच्चे को उनका क्लासमेट मिलता है और उनका क्लासमेट इतना बदतमीज़ होता है कि वो उसकी मम्मा को देखकर बोलने लगता है कि तुमने ये स्टेप मदर कहाँ से लाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही गोरी है, एकदम जहरीली प्रिंसेस जैसी दिखती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसको ज़बान संभाल कर बात करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर वो जो बच्चे की मम्मा होती है वो भी उस पर चिल्ला देती है और वो लोग उसको पुअर बुलाते हैं। यहाँ पर शाह मन में सोचती है कि ये तो पूरा मॉल मेरा ही है और ये लोग मुझे पुअर बुला रहे हैं। दूसरी ओर उसका बेटा एबी अपने को कॉल कर कर बोलने लगता है कि मामा को कोई तो बुली कर रहा है, जल्दी से अपने गोल्डन पॉइंट्स लेकर आ जाओ। यहाँ पर फिर शाह गेम खेलना शुरू कर देती है और बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज अपने बच्चों के लिए जमा कर लेती है और वो उसके बच्चे को नीचा दिखाने लगती है कि देखा हमारे पास तो तुमसे ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज है। यहाँ पर फिर वो बच्चा भी अपनी मम्मी को बोलता है कि मामा मुझे भी इतने सारे सॉफ्ट टॉयज चाहिए, आप भी गेम खेलो। यहाँ पर उसकी मॉम एक भी सॉफ्ट टॉयज को नहीं निकाल पाती। दूसरी ओर शाह अपने स्टाफ को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर उस बच्चे की मम्मा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उससे एक भी सॉफ्ट टॉयज नहीं निकली थी, तो फिर वो सीधा स्टाफ के पास चली जाती है और उससे बोलने लगती है कि आपकी मशीन में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अभी के अभी बॉस से मिलना है। इतने में उसका बेटा आकर उससे धक्का मार देता है और उसे लात भी मारने लगता है और बोलने लगता है कि तुम तो बहुत बुरी मामा हो, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। यहाँ पर शाह उसी इस तरह का बर्ताव करता देख शॉक हो जाती है और वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें अपनी मम्मा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी मॉम है, अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो। फिर बाप ने वो उससे माफ़ी मांगता है और उसकी मॉम शाह को थैंक यू बोलती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड एंट्री हो जाती है लीन की। और यहाँ पर शाह लीन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों को एक साथ में उनके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उन्हें एक इवेंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को बहाना देकर चले जाते हैं। दूसरी ओर लीन जब कार से उतरता है तो उसे शाह दिख जाती है, तो फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ कार में बैठकर वापस से भाग जाता है। इसके बाद में शाह तो उसे देख लेती है और सोचने लगती है कि ये भाग क्यों गया। फिर यहाँ पर वो दोनों कॉरिडोर में होते हैं जहाँ पर शाह उसे सबसे पहले देखती है और उसे देखते ही वो एक रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पर फिर बाद में लीन को शाह की असिस्टेंट दिखती है और उसे लगता है कि वो उसकी बॉस है, तो उसे देखते ही वो भी उस रूम के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ पर शाह की असिस्टेंट और लीन का असिस्टेंट दोनों आपस में हंसते हुए पूछ रहे होते हैं एक दूसरे को कि आपने हमारे असिस्टेंट को देखा है, और यहाँ पर उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। फिर वो लोग उसी रूम के अंदर जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर लीन को समझ आ जाता है कि कोई रूम के अंदर आने वाला है, तो फिर वो बाजू वाले कबर्ड के अंदर चला जाता है। लेकिन वो कबर्ड के अंदर जैसे ही जाता है उसके सामने खड़ी होती है शाह। फिर यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि मेरा पैर दुख रहा है, तो फिर लीन उसे मसाज करने में हेल्प करता है और इन दोनों के असिस्टेंट को उस कबर्ड में से कुछ आवाज़ आती है, तो उन्हें शक होने लगता है कि वो दोनों के दोनों इसी के अंदर है। तो फिर वो लोग उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लीन और शाह उस कबर्ड से बाहर निकलते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और क्या कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर शाह उसे बताने लगती है कि मेरा एक इंटरव्यू है, तो फिर मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ। तो लीन भी बोलने लगता है कि मैं अपने पुराने फ्रेंड से मिल रहा हूँ और उसी ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। फिर बाद में वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।
और यहाँ पर लीन होता है उनके कलीग्स के साथ में। उतने में ही एंट्री हो जाती है शाओ की। यहाँ पर शाओ उसे देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन शाओ जैसे ही अंदर आती है सभी लोग उसे मिस्टर जियांग करके ग्रीट करने लगते हैं। शाओ का सरनेम असल में जियांग होता है, तो सभी लोग उसे मिसेस जियांग ही बुलाया करते हैं। फिर वो वहाँ पर जाके बैठ जाती है। फिर यहाँ पर उसको लीन पूछता है कि आखिर तो उन लोगों ने तुम्हें शाओ यानी कि जैंग क्यों बुलाया। तो फिर वो बोलने लगती है कि मिसेस जैंग कुछ रीज़न की वजह से नहीं आ सकी, तो उन्होंने मुझे मीटिंग का एजेंडा लेने के लिए भेजा और इनको लगने लगा कि मैं मिसेस जियांग हूँ, इसलिए शायद वो लोग मुझे ग्रीट कर रहे हो। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आए हो। तो फिर लीन बोलने लगता है कि एक्चुअली अब तुम्हें पता चल ही गया है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि हाँ, अब तुम मुझे सच बता दो। और लीन को लगने लगता है कि उसे सारी सच्चाई पता चल गई, लेकिन इतने में ही शाओ बोलने लगती है कि तुम बिना एक्स्ट्रा मनी के लिए कुछ भी करने लगते हो। तुम्हें अगर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारे बॉस के साथ ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी फैमिली अभी भी स्टेबल है। फिर यहाँ पर लीन हंसते हुए बोलने लगता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और दोनों गिगलिंग करते हुए हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर मीन और जैंग आ जाते हैं। जैंग यहाँ पर सीधा शाओ के पास चला जाता है और उसे बोलने लगता है कि तुम्हें एम्बैरस फील नहीं हो रहा कि तुम अपने कार वाले हस्बैंड को यहाँ पर लेकर आई हो। फिर पीछे से मिन भी बोलने लगती है कि हाँ, लेकिन इसमें एम्बैरस वाली कौन सी बात है, मुझे तो तुम्हारे एम्बैरस वाली चीज़ों से आदत हो चुकी है। उप्स, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। फिर यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़बान असल में फिसल जाया करती है, लेकिन हाँ, मेरे हाथ भी फिसल जाते हैं। और शाओ जानबूझ के अपने हाथों से पानी उसके ऊपर फेंक देती है। फिर वो उससे कान में बोलने लगती है कि अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं ये प्रोजेक्ट सच में ख़त्म कर दूंगी। फिर चाहे तुम मुझसे कितना भी भीख मांगो, मैं ये प्रोजेक्ट के लिए वापस कभी काम नहीं करने वाली। इतने में ही जैंग आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि शाओ, तुम्हें ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि ये तो तुम्हारे किसी काम का भी नहीं, मुझे देखो मैं कितना स्किल्ड इंसान हूँ। फिर यहाँ पर वो सभी लोग उसे बोलने लगते हैं कि हाँ, क्या न जाने इसमें कोई स्किल्स है भी या नहीं। यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि क्यों ना हम एक टास्क कर देखें, हम शूटिंग वाला गेम खेलते हैं। फिर जो भी जीतेगा वो जीत जाएगा, लेकिन जो हारेगा उसे जीतने वाले के शूज़ क्लीन करने पड़ेंगे। यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि ठीक है। साथ ही साथ शाओ को डर लग रहा होता है कि कहीं लीन को ये सब आता है या फिर नहीं, लेकिन लीन उससे इशारा करके बोल देता है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर यहाँ पर शाओ अपनी शूटिंग करती है, जहाँ पर शाओ के सारे गन के पॉइंट नंबर 9 पे चले जाते हैं। और यहाँ पर फिर लीन आ जाता है, जिसने अपने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं, और वहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि इसमें तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम रोज़ इसे ही पहना करो। फिर जैंग बीच में बोल पड़ता है कि कपड़े बदलने से तुम्हारी शूटिंग स्किल्स अच्छी नहीं बन जाएगी। फिर यहाँ पर शाओ और लीन उसे बोलने लगते हैं कि अपनी बकवास बातें बंद करो और हाथ चलाओ। फिर यहाँ पर जैंग शूटिंग करने के लिए गन उठा लेता है। फिर यहाँ पर वो 10 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही मार देता है और इससे 9.9 पॉइंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर फिर पारी आ जाती है शाओ की। शाओ डरने लगती है, तो फिर लीन उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और दोनों साथ में शूटिंग जब करते हैं तो शाओ और लीन को मिलाकर पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है, ये गन तो मुझे नकली लग रही है। यहाँ पर फिर लीन उस गन को वापस उठाकर एग्जैक्ट 10 पॉइंट्स पर मारने लगता है और उसे वापस से पूरे 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फिर वह बोलता है कि चलो अब नील डाउन करने की पारी आ गई है। तो उसकी वाइफ मिन बोलने लगती है कि अब तुम ज़्यादा ही बहुत उड़ने लगे हो, 10 पॉइंट्स का कर लिए, तुम चाहते हो कि मेरा हस्बैंड तुम्हारे सामने नील करे। फिर यहाँ पर ली का असिस्टेंट बोलने लगता है कि अभी के अभी माफ़ी मांगो, वरना हम हमारा कॉर्पोरेशन ख़त्म कर देंगे। तो फिर जैंग को माफ़ी मांगना पड़ता है, लेकिन मीन शाओ से माफ़ी ही नहीं मांगती। तो फिर शाओ उसके सर पर गन रख देती है और बोलने लगती है कि मैं बस 3 तक काउंट करूँगी, और इतने में अगर तुमने मुझे सॉरी नहीं बोला तो फिर देख लेना। और यहाँ पर 3 बोलते ही वो उसे सॉरी बोल देती है डर के मारे, लेकिन फिर भी शाओ अपना गन शूट कर देती है और उसमें से ब्लू कलर का कुछ कलर निकलने लगता है और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं और यहाँ पर मीन का मजाक बन जाता है। फिर यहाँ पर बहुत खुशी खुशी वो लोग जा रहे होते हैं।
तो फिर लीन उसे बोलने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं हो। तो शाओ बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने उन लोगों को नीचा दिखाया है और उन्हें उनकी गलती का एहसास तो हुआ। फिर यहाँ पर शाओ आगे जाने लगती है तो उसके पैंट्स पर पीरियड्स के स्टेन होते हैं। फिर यहाँ पर लीन उसे अपना जैकेट निकाल कर देता है और शाओ सोचने लगती है कि शिट, अब बेबी बनाने का प्रोसेस 7 दिनों के लिए नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर लीन खुश होता है कि अब शाओ उसे सेड्यूस करना बंद कर देगी। इसके बाद में वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर शाओ अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है और यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसकी मॉम का, जो उस पर चिल्ला उठती है और उसे घर बुलाती है। तो घर जाकर वो देखती है तो मीन नाटक कर रही थी और बेड पर बीमारों की तरह पड़ी हुई थी और उसकी मॉम उसकी देखभाल कर रही थी। यहाँ पर वो अपनी मॉम को चढ़ा बढ़ा कर बोल रही थी कि मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर उसके डैड शाओ को आता देख उसे आते ही थप्पड़ मार देते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही शेमलेस निकली। और यहाँ पर मीन की मम्मा बोलने लगती है कि मीन अब प्रेग्नेंट है, तो फिर तुम भूल जाओ कि ये कंपनी तुम्हारे हाथों में आने वाली है। तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो पूरी कंपनी यूजलेस बन जाएगी, फिर कंपनी को जब लॉस होगा फिर आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो उसके डैड बोलने लगते हैं तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम कंपनी का हिस्सा नहीं रहोगी, तुम मीन की असिस्टेंट बन जाना। यहाँ पर शाओ ने ना बोल देती है। तो फिर यहाँ पर उसका डैड एग्जाम्पल देकर बोलने लगता है कि जैसे देखो तुम्हारी मॉम हमारे घर का सारा काम करती है और मेरी वाइफ मेरी देखभाल करती है, तो वो दोनों मेरे लिए इक्वल ही हुए ना। यहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पत्थर टिक कर कर बोलती है और यहाँ पर मीन के डैड को भी गुस्सा आता है। तो फिर वो उस बाउल को फेंक देते हैं और यहाँ पर शाओ की मम्मा घबरा जाती है और उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोलने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने इसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी ताकि वो आप लोगों को रिस्पेक्ट कर सके। फिर शाओ की मम्मा उसे लेकर कॉरिडोर में चली जाती है और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मीन से और उसके पेरेंट्स से आर्ग्यू करना बंद कर दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि बचपन से आपने मुझे तो यही कहा है, आपको याद भी है कि जब मैं 8 साल की थी तो मीन ने मुझे एक लेक के अंदर धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन तभी भी आपने मेरा मुंह बंद रखा था। मुझे तो कभी कभी शक जाता है कि आप मेरे रियल मॉम हो या भी नहीं। फिर यहाँ पर उसकी मॉम सोचने लगती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मेट्स बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीन की डैड और शाओ के डैड एक ही है बट उनकी मम्मा अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मेड है उसकी रियल बेटी मीन होती है और जो मीन की मम्मा है वो शाओ की रियल मम होती है। यहाँ पर उसकी मम बोलने लगती है कि मैं जितना बोल रही हूँ उतना करो, मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला है। यहाँ पर शाओ गुस्सा होकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यहाँ पर शाओ अपने कमरे में बैठी हुई होती है दरवाज़ा बंद कर तो लीन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि प्लीज़ कोई गलती हुई हो तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, अंदर बैठी मत रहो। फिर यहाँ पर लीन को उसके बेटे और बेटी सजेस्ट करते हैं कि डैड अब आपको मॉम को फरारी या फिर क्रूज तो गिफ्ट करना ही होगा उनसे माफ़ी मांगने के लिए, और अब टाइम आ चुका है जहाँ पर आप अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दो। लेकिन यहाँ पर फिर लीन चला जाता है उसकी वाइफ शाओ के लिए एक ब्यूटीफुल सा पेंडेंट या नेकलेस देने के लिए और यहाँ के सभी स्टाफ लीन को देखकर बोलने लगती है कि ये तो कितना हैंडसम है और सभी लोग उसे एक साथ में सारी चीज़ें बताने लगती है। और यहाँ पर उसी सेम मॉल में होती है शाओ जो अपनी असिस्टेंट के साथ जा रही होती है। उसकी असिस्टेंट उसे कुछ काम की बात बोलती है लेकिन शाओ तो धुंधली हो जाती है क्योंकि वो अपनी सोच में ओवरथिंक कर रही होती है। फिर यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर रिच मैन किसी को धोखा दे दे तो। यहाँ पर फिर उसकी असिस्टेंट देख लेती है लीन को और बोलने लगती है कि ये तो गरीब था, तो ये इतनी महंगे वाले ज्वेलरी शॉप में क्या कर रहा है। शाओ को लगने लगता है कि कहीं वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेने ना आया हो। फिर वो फटाक से जाके उसे चेक करने लगती है और पीछे से उसे ब्लैक कार्ड मिलता है। यहाँ पर लीन बहाने मारने लगता है कि मैं तो मिस्टर लीन के लिए शॉपिंग करने आया था क्योंकि उनकी वाइफ की एनिवर्सरी है, फिर उन्हें उनसे गिफ्ट देना था तो मैं उनके लिए शॉपिंग कर रहा था। यहाँ पर शाओ गुस्सा हो जाती है कि तुम उसके पर्सनल काम भी करते हो और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर फिर यहाँ पर फिर लीन घर पर आकर अपने बच्चों के साथ प्रिपरेशन कर लेता है। इतने में गुस्से में शाओ आ जाती है और लीन को बोलने लगती है दिन बर दिन रिच मैन के प्रति मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर लीन अपने बच्चों को इशारा करता है और वो सारी चीज़ें छुपाने के लिए बोलता है।
फिर यहाँ पर शाओ से सारी बातें बताने लगती है। यहाँ पर लीन बस चुप होकर उसे देख रहा था। फिर बाद में शाओ उसे देखती है तो लीन को लगता है कि अब तो उसका भांडा फट गया। फिर यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, क्या तुम मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आए हो। फिर बाद में वो उस ब्लैंकेट शीट को हटाने वाली होती है, लेकिन ए भी बोलने लगता है कि मेरा पेट दुख रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो फिर शाओ से लेकर वॉशरूम चली जाती है और यहाँ पर एमी अपने डैड को बोलती है कि मैं आपके लिए ये सब छुपा कर आती हूँ। यहाँ पर शाओ स्विमिंग पूल के पास बैठकर उदास थी तो फिर लीन से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि मेरे घर पे एक चीज़ है कि हम दोनों बहनों में से जिससे बच्चा होगा उसे कंपनी का हायर बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरी सिस्टर मीन ही प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पर लीनो से बोलने लगता है कि नहीं तो मीन प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तो शाओ बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तो फिर लीनो से बताने लगता है कि मैं हॉस्पिटल चेकिंग करवाने के लिए गया था क्योंकि मुझे लगा शायद से वो तुम्हें और ज़्यादा बुली करने के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है, और मुझे वहाँ पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसका रिपोर्ट वो लेने गई है। फिर यहाँ पर शाओ खुश हो जाती है। दूसरी ओर मिन जैंग को बोलने लगती है कि 2 मंथ्स हो गया और मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और यहाँ पर दोनों का झगड़ा होने लगता है। पर फटाक से असिस्टेंट लिन को मिलने के लिए आ जाता है और वो उससे बोलने लगता है कि आपने सारे प्लान्स और कॉर्पोरेशंस खत्म कर दिए, वो भी अपनी वाइफ की हेड के साथ में। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि हाँ तो मैंने तो बराबर ही किया, मीन मेरी वाइफ को बुली करना चाहती है तो मैंने उसे उसका सबक सिखाया है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि आपको नहीं लगता कि आपकी वाइफ की जॉब चली जाएगी। तो फिर वो बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ और मैं किसी से भी नहीं डरता। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपकी वाइफ कंपनी में आई है, और यहाँ पर वो अपनी वाइफ का नाम सुनते ही डर जाता है और यहाँ पर वो भागता हुआ छुपने की जगह ढूंढने लगता है। यहाँ पर शाओ के साथ साथ ऑफिस में आ जाती है लीन की ममा, जिनका नाम होता है मिसेस वैंग। यहाँ पर शाओ मिसेस वैंग को एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानती है तो फिर वो उनसे उनका 5 मिनट का वक्त मांगती है, और यहाँ पर शाओ बड़ी स्मार्टनेस के साथ में मिसेस वैंग को अपने सारे प्रोजेक्ट प्लान्स बताने लगती है और समझाने भी लगती है। यहाँ पे मिसेस वैंग उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो उससे अपने बेटे का फोटो दिखाती है, लेकिन शाओ उनके फ़ोन में नहीं देखती और बोलने लगती है कि मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है। लेकिन इतना वो बोलती है उसके पहले ही उसके असिस्टेंट उसे वहाँ पर बुला के चली जाती है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा लीन को कॉल लगाती है और उसे जल्दी से जल्दी कैफ़े आने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर शाओ वापस से आ जाती है तो फिर वो लीन को आते हुए देखती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती है, पर फिर भी कैसे ना कैसे करके शाओ वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर लीन की मम्मा उससे बोलने लगती है कि मैं चाहती थी कि तुम मिंगवा ग्रुप की डॉटर से शादी कर लो। यहाँ पर लीन से बोलने लगता है कि कभी नहीं, वो एक बुलिड पर्सन है और जब देखो तब अपनी असिस्टेंट को बुली करती रहती है, उसकी असिस्टेंट मेरी वाइफ है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि नहीं तो वो तो मुझसे कितने अच्छे से बात की, और यहाँ पर लीन बोलने लगता है मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसने मेरी वाइफ को बुली किया है। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा को शक जाता है कि तुम्हारी वाइफ, तुमने 2 बार वाइफ को मेंशन किया, तुम्हारी वाइफ कब से हो गई। फिर यहाँ पर लीन उसे सारी चीज़ें बताता है और उसकी मॉम उसे मारती है क्योंकि उससे सारी चीज़ें लेट बताई। यहाँ पर शाओ एक बार फिर से उसकी मम्मा को मिलने आती है कॉर्पोरेशन की डील पक्की करने, लेकिन उसकी मम्मा उस चीज़ को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं करना। इतने में ही वो बोलने लगती है कि मेरा बेटा आएगा तो उससे बात कर लेना, और वहाँ से लीन आ जाता है और शाओ लीन को देखकर शॉक हो जाती है। तो लीन बोलने लगता है कि मैं तो उनका बेटा नहीं बल्कि बेटे का फ्रेंड हूँ। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा को ही आंटी बोलता है और उन्हें आंख मारता है नाटक करने के लिए। फिर यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि अब हम सब तो फ्रेंड्स ही है तो क्यों ना ये डील पक्की की जाए। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग डॉक्यूमेंट्स देखने लगते हैं और वो लोग डील पक्की कर लेते हैं, जहाँ पर शाओ लीन को हक करती है। तो फिर उसकी मम्मा पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारा रिलेशन क्या है। यहाँ पर शाओ बता देती है कि लीन मेरा हस्बैंड है। उसकी मॉम तो शॉक होकर खड़ी हो जाती है, वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ बोलने ही वाली होती है लेकिन वो चुपचाप बैठ जाती है। फिर यहाँ पर शाओ के सभी फैमिली मेम्बर्स डिस्कस करने लगते हैं उस प्लान के बारे में और इसके ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि डैड आप तो कंपनी उसे ही देने वाले हो जो प्रेग्नेंट है, यानी कि जिसके पास बच्चा होने वाला है, वो तो हमारी मीन है। फिर यहाँ पर शाओ मीन को ताने मारने लगती है कि ओ हाँ तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, और 7 मंथ्स बाद मेरा एक नातिन आएगा और मैं उसकी आंटी बन जाऊँगी। यहाँ पर फिर बाद में मीन और जैंग आपस में बात करते हैं और यहाँ पर दोनों वापस से एक बार फिर से झगड़ने लगते हैं प्रेगनेंसी के टॉपिक को लेकर।
यहाँ पर फिर बाद में मीन अपनी रियल मॉम से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे पता है कि उसके रियल मॉम कौन है और वो उसे बोलने लगती है कि मैंने फेक प्रेगनेंसी बताई ताकि मैं कंपनी को ले सकूँ, बट मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और 7 महीने बाद मैं क्या करूँगी। फिर यहाँ पर मिसेस वैंग और शाओ गार्डन में घूम रहे होते हैं और पीछे से एक स्टॉकर आ जाता है। शाओ उसका मास्क उतारने ही वाली होती है कि इतने में उसकी मम्मा का पैर ट्विस्ट हो जाता है, तो वो उसकी हेल्प करने लगती है और वो स्टॉकर और कोई नहीं बल्कि जैंग होता है और जैंग न जाने क्यों अभी भी शाओ से बहुत अट्रैक्टेड होता है। फिर यहाँ पर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो जानबूझकर गार्डनर उन पर पानी फेंक देता है। यहाँ पर फिर शाओ और मिसेस जैंग अपने कपड़े का वेट करते हैं, तो फिर मीन आकर बोलने लगती है कि तुम्हारे कपड़े इतने जल्दी तो नहीं आने वाले। शाओ उन पर गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि कम से कम अपनी कंपनी की तो फिक्र करो, अगर बाहर बात फैल गई कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो तो कंपनी का नाम डूब जाए। इसके बाद तो उनके कपड़े आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मा चली जाती है वॉशरूम में चेंज करने और वो लीन को कॉल तक लगा देती है क्योंकि वो इतना कुछ नहीं सह सकती थी। फिर यहाँ पर दूसरी ओर शाओ जब वॉशरूम में जाती है तो फिर जैंग उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ और फिर वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर यहाँ पर लीन आकर उसे बचा लेता है। दूसरी ओर शाओ चली जाती है उसकी मॉम पर गुस्सा होने। यहाँ पर उसकी मॉम उसी पर गुस्सा होकर थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उसके ग्रैंडपा आ जाते हैं और उसकी मॉम को थप्पड़ मार देते हैं और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा वो लोग मिसेस वैंग को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं और मिसेस वैंग शाओ को पूछती है तक तुम्हें लगता है हमें इन्हें माफ़ करना चाहिए, तो शाओ बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता, जब तक वो लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तो हम इन्हें कैसे माफ़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लीन जैंग को किडनैप कर ला देता है अपने ऑफिस में और उसको उसकी रियल आइडेंटिटी बता देता है, लेकिन फिर भी जैंग को विश्वास नहीं होता, तो लीन बोलने लगता है कि ठीक है तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लीन के हाथों में होते हैं जैंग के कच्चे चिट्ठे, यानी कि उसकी पास मिस्टेक्स, और यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि अब तो तुम सड़ने वाले हो जेल में और ये बॉडीगार्ड तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन लीन अपने बॉडीगार्ड्स को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर फिर शाओ घर पर होती है और वो अपने मुंह में रेड कलर का रोज़ रखती है। फिर जैसे ही लीन आता है वो उसे रोज़ देने लगती है। फिर वो उसे एक बाउल देकर बोलती है कि इसमें जो भी होगा हमें वो करना होगा, और यहाँ पर वो दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही एमी आ जाती है और बोलने लगती है कि मुझे बुरा सपना आया था तो मुझे आपके साथ सोना है। यहाँ पर शाओ अपने इवेंट में होती है जहाँ पर लीन भी आता है और शाओ इंग्लिश में बात कर रही होती है और यहाँ पर सभी लोग उसे मिसेस जैंग बुलाते हैं, तो लीन को उसकी सच्चाई पता चल जाती है। फिर लीन चला जाता है मीन से सारी सच्चाई जानने और वो उसे बोलने लगती है पूरी सच्चाई और ये तक बता देती है कि हम दोनों में से किसी को भी सबसे पहले बच्चा होगा उसे कंपनी मिलने वाली है। फिर यहाँ पर लीन अपने घर जाता है और पैकिंग कर अपने बच्चों के साथ निकल रहा होता है। फिर शाओ उसके पास चली जाती है और फिर वहाँ पर से वो चला जाता है। शाओ उसे एक्सप्लेनेशन देना चाहती है बट वो बिना सुने जाता है। यहाँ पर शाओ को उसकी सारी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो मेमोरीज भी। और यहाँ पर लीन के दोनों बच्चे एमी और एबी उसे समझाने लगते हैं कि डैड मॉम को माफ़ कर दो और याद रखो कि आपने भी मम्मा से झूठ बोला है, तो हो सकता है उन्हें कभी सच्चाई पता चल गई तो वो भी हमें छोड़ दे। फिर यहाँ पर वो उसे कॉल और मैसेजेस करती रहती है, लेकिन लीन उन सबको इग्नोर करता है। फिर यहाँ पर वो उसे कहीं ले जाने के लिए बोलता है, तो उसका बेटा बड़ी चालाकी से अपनी मम्मा को उस लोकेशन सेंड कर देता है और उन्हें यहाँ पर आने के लिए बोलता है। दूसरी ओर शाओ जाने लगती है तो उसकी असिस्टेंट वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ घाई में निकल जाती है। फिर वो वहाँ पर पहुंचकर लीन से माफ़ी मांगने लगती है। लीन बोलता है कि मुझे ये शादी ऐसे नहीं करनी थी, तो चलो हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। यहाँ पर वो से बोलती है कि ठीक है एक काम करते हैं, ये लीफ में से अगर कोई लीफ लास्ट पे बची और वो लीफ वो वाली हुई जिसमें बोलेंगे कि डाइवोर्स लेना है तो हम डाइवोर्स ले लेंगे। फिर यहाँ पर वो एक एक करके लीव्स तोड़ने लगती है और फाइनली वो बोलने लगती है कि देखा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम डाइवोर्स नहीं ले सकते, तो फिर हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। फिर यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा थोड़ा, और शाओ खुश हो जाती है।
फिर यहाँ पर शाओ अपने ऑफिस में बैठकर उन दोनों के लिए वेडिंग रिंग चूज करने लगती है, वो भी ड्राइव इन वाली। फिर यहाँ पर वो सभी लोग एक ऑक्शन में जाते हैं और ये ऑक्शन ऐसा होता है जहाँ पर किसी को भी किसी की आइडेंटिटी पता नहीं होती और उन सब के सीट के आगे पीछे एक शील्ड होता है, यानी कि एक वॉल जहाँ पर लोग किसी को देख नहीं सकते मगर सुन ज़रूर सकते हैं। यहाँ पर शाओ लीन के असिस्टेंट की आवाज़ सुनकर सोचने लगती है कि मैंने ये आवाज़ कहीं तो सुना है, और उस ऑक्शन में जीत जाता है वो रिंग लीन। और यहाँ पर शाओ लीन को देख लेती है। फिर लीन जब जाने लगता है तो शाओ अपने आप को छुपा लेती है और शाओ को समझ आ जाता है कि लीन उससे झूठ बोलता आ रहा है। पर शाओ उसके ऑफिस में चली जाती है और अपना रिश्ता तोड़ देती है। दूसरी ओर वो जब हॉस्पिटल में होती है तो फिर जैंगो से बोलने लगता है कि ये देखो डीएनए रिजल्ट्स, मैं बता रहा हूँ ना, इंसान के साथ तुम बहुत साल पहले रात बिताई थी वो मैं हूँ। फिर यहाँ पर शाओ को यकीन नहीं होता बट फिर भी उसे मानना पड़ता है। यहाँ पर वो सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर लीन आ जाता है पुलिस ऑफिसर्स को लेके और लीन जैंग को गिरफ्तार करवा लेता है। फिर बाद में लीन शाओ को सारी सच्चाई बताने लगता है और कहने लगता है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवा के देखे हैं, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बच्चे हैं और जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। यहाँ पर शाओ खुश हो जाती है। दूसरी ओर मीन भी रियल लाइफ में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फिर शाओ और लीन उसके ग्रैंडपा के पास चले जाते हैं सारी सच्चाई बताने के लिए। यहाँ पर उसकी बहन बोलने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम इनकी स्टेप मदर, हमें रियल बायोलॉजिकल मदर चाहिए। तो फिर यहाँ पर शाओ उन्हें डीएनए के रिजल्ट दिखाने लगती है और बोलने लगती है कि अब तो तुम्हारी मुंह बंद हो गया ना। और यहाँ पर लीन भी अपनी रियल आइडेंटिटी बता देता है, लेकिन उसका डैड बोलता है कि हमें झूठ बोलना बंद करो, तुम एक कार वॉश करने वाले बंदे हो। यहाँ पर लीन बोलता है कि आप मानो या ना मानो मुझे अपने ग्रैंडपा को बताना है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा की सारी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर वो इन सबको बोलने लगती है कि मेरा क्या होगा, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने रिपोर्ट्स दिखाती है जहाँ पर उसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, लेकिन उसके मॉम का ब्लड ग्रुप होता है AB और उसके डैड का भी ब्लड ग्रुप होता है AB। तो फिर यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप O कैसे हो सकता है। फिर वो लोग शाओ को उसका ब्लड ग्रुप पूछते हैं। यहाँ पर उसके डैड उसकी मम्मा को बोलते हैं कि तुम्हें याद है बहुत टाइम पहले हॉस्पिटल ने एक बच्चा बदलने की गलती कर दी थी। फिर यहाँ पर मीन को लगने लगता है कि उसका भांडा फूटने आया, तो फिर वो नीचे गिरकर बोलने लगती है कि हॉस्पिटल वालों से कुछ मिस्टेक हो गई होगी। और यहाँ पर उसके घर वाले डीएनए टेस्ट के लिए सबके ब्लड्स भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाओ जब ऑफिस में होती है तो उसकी मॉम उससे मिलने आ जाती है और वो उसे रूबी भी गिफ्ट देती है। साथ ही साथ वो रोते हुए उससे माफ़ी भी मांगने लगती है और शाओ उसे माफ़ भी कर देती है। फिर यहाँ पर शाओ के बच्चे बहुत बड़ा सा मुंह खोलकर अपनी मम्मा को देख रहे थे क्योंकि उसकी मॉम ने वेडिंग वाला ड्रेस पहना था और वो तीनों के तीनों अपनी मॉम को यानी कि अपनी वाइफ और मॉम को देखते ही रहते हैं। एक बार फिर उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी प्यारी लगोगी, प्लीज़ मुझे एक बार फिर से माफ़ कर दो। और वो वापस से रोने लगती है, लेकिन शाओ उन्हें कंसोल करती है। उनके जाने के बाद शाओ और लीन आपस में बात करते हैं, लेकिन लीन तो यहाँ पर डायरेक्टली उससे किस कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।